ईरान में तो ईरानी है और सबके सब फारसी पढ़ना लिखना जानते हैं, फिर उसके बाद ये इंग्लिश में क्यों लिखा है वी विल किल ट्रंप? दिस मैसेज इज नॉट फॉर द इरानियंस, दिस मैसेज इज फॉर द एनिमी। कि आप लोग समझ लो इसमें क्या लिखा है। ऐसा कुछ लोग अमेरिका में कहते हैं कि इजराइल माइंड गेम्स खेल रहा है। इजराइल क्या कर रहा है कि ट्रंप की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। डील हो ना हो, डोनाल्ड ट्रंप माने ना माने, आप साइन कर दो ना साइन करो, इजराइल को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। इजराइल ने मन बना लिया है तो बना लिया है, कोई इजराइल को नहीं रोक सकता है। ये लड़ाई, अब देखिए ना, ये लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप इसको समझ नहीं पाया। इस लड़ाई को अगर कोई समझता है तो इजराइल समझता है और ईरान समझता है। इसके अंदर जो इमोशंस हैं, या तो इजराइल समझता है, ईरान समझता है। ये डोनाल्ड ट्रंप के बस का नहीं है। डील डील करता रहता है, डील डील, जैसे पता नहीं कोई कॉर्नर का कहीं प्लॉट खरीद रहा होगा गाजियाबाद में। इसके दिमाग में वही चलता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, ये उम्मीद है कि आज का कैप्सूल आपने देख लिया होगा। कैप्सूल वो शो जो हम आफ्टरनून में पोस्ट करते हैं, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि यहां की स्टोरी क्या है। वी विल किल ट्रंप, वी विल किल ट्रंप। ये कौन लिख रहा है? ये किसकी तरफ से धमकी है? दोस्तों, ये ईरान का पूरा ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये ईरान की है। गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, वी विल किल ट्रंप। लेकिन इसके पीछे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसके पीछे सूचना युद्ध है। अब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी फीलिंग है कि जब ईरान में तो ईरानी है और सबके सब फारसी पढ़ना लिखना जानते हैं, फिर उसके बाद ये इंग्लिश में क्यों लिखा है वी विल किल ट्रंप? अगर आपको सिर्फ अपने लोगों में कम्युनिकेट करना है, अगर आपको अपने लोगों में मैसेज फैलाना है कि भाई हम डोनाल्ड ट्रंप को मार देंगे, तो फिर तो साफ सीधी बात है, आप फारसी में लिखिए जो आपकी लैंग्वेज है, जिसको सब समझते हैं। फारसी में नहीं लिखा, इन लोगों ने लिखा है इंग्लिश में, क्योंकि यह मैसेज अमेरिका और इजराइल के लिए। दिस मैसेज इज नॉट फॉर द इरानियंस, दिस मैसेज इज फॉर द एनिमी। कि आप लोग समझ लो इसमें क्या लिखा है, वी विल किल ट्रंप। अच्छा दोस्तों, अब मैं आज के वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से यह पूरा तंत्र चला, किस तरीके से यह पूरा का पूरा प्लान चला, कैसे इजराइल को पता लगा और किस तरीके से उन्होंने यूएस से राब्ता किया और बोला कि साहब आप एक काम कीजिए, आपके प्रेसिडेंट की जान खतरे में। चलिए, इजराइल खबर करता है यूएस को कि ईरानी साजिश कर रहे हैं, ट्रंप के असैसिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और यह खबर हमने ली है CNN वर्ल्ड से। One of the sources said warning came this week. Another source said US had picked up a steady drumbeat of intelligence in recent weeks about possible plans to assassinate Trump, but the warning from Israel was new and concerned a specific plot. तो इसमें 2 धड़े हो गए दोस्तों, 2 धड़े हो गए ये पूरे ट्रंप के असैसिनेशन प्लॉट को लेकर। पहला धड़ा क्या है? यूएस भी ट्रैक कर रहा था और यूएस भी सुन रहा था चैटर कि ट्रंप को मारना है, ट्रंप को मारना है, रास्ते से हटाना है। ईरान के थ्रू ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी आ रही थी, लेकिन एक साजिश थी जो मोसाद को पता लग गई और मोसाद ने अमेरिकन के साथ शेयर करी कि देखो आपका राष्ट्रपति है, आपका राष्ट्रपति, उनकी जान खतरे में, ईरानी मार देंगे। अच्छा, यहां पे ऑलरेडी अमेरिकन को पता था कि कुछ ना कुछ साजिश चल रही है। यहां पे इजरायली बीच में आते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये स्पेसिफिक तरीके से मारेंगे और यहां व्हाटएवर, एक स्पेसिफिक प्लॉट के बारे में उन्होंने बताया। तो शक यकीन में बदल गया और अमेरिकन एक्शन में आ गए। Later, Trump said he had recently learned of a new list that ranked him as Iran's top assassination target. अब कई लोग हैं अमेरिका में जो ये कहते हैं कि साहब इतना ज्यादा भी थ्रेट नहीं है ट्रंप को जितना इजरायलियों ने बता दिया है, और ये माइंड गेम्स खेल रहा है इजराइल। ऐसा कुछ लोग अमेरिका में कहते हैं कि इजराइल माइंड गेम्स खेल रहा है। इजराइल क्या कर रहा है कि ट्रंप की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। भाई, ईरान के साथ अमन हो या लड़ाई हो, यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप को करना है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को यह कन्विंस कर दोगे कि जिसके साथ आप सोच रहे हैं कि अमन हो जाए वही आपको जान से मारने पर उतारू हैं, तो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा। तो ऐसा अमेरिकन को लग रहा है कि हो सकता है इजरायली गेम खेल रहे हैं। लेकिन इजरायली ये कहते हैं कि यार देखो सरो,
हमें कुछ पता लगा, हमने आपको बताया। हमने आपको ये तो नहीं बोला ना कि आपको कुछ करना ही करना है, वो तो आपके ऊपर है, आप हमसे बोल दोगे ये सब बकवास है, कोई बात नहीं। दूसरा जो इजरायलीज कह रहे हैं अमेरिकन को, ये कह रहे हैं कि देखिए बात सुनिए साफ सीधी, आपको भी तो इंटेलिजेंस मिला था, हमारे अलावा आपको भी तो पता लगा था कि ईरानी मारना चाहते हैं ट्रंप को, आपको भी तो पता लगा था। हमने तो आपको एक स्पेसिफिक प्लॉट के बारे में बताया, लेकिन उसके पहले आपको भी पता था कि ये होने वाला है। तो वहां पे बात दोस्तों चल रही है, ये बहस चल रही है अमेरिका में। इजरायली एफर्ट टू इन्फ्लुएंस ट्रम्प्स डिसीजन मेकिंग ऑन ईरान, दे वांट टू टेक आउट द यूएस लीडर, मी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। आई एम ऑन एवरी लिस्ट, आई सॉ दिस मॉर्निंग, आई एम ऑन एवरी सिंगल वन ऑफ द लिस्ट एंड सो फार आई गेस आई हैव बीन a little bit lucky but that maybe doesn't last very long। तो ट्रंप ने एक बात कह दी कि अब पता नहीं कहां तक मेरी किस्मत चले, लेकिन हां, ईरान की हर एक हिट लिस्ट पे सबसे ऊपर नाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। यहां पे दोस्तों कुछ ऐसी चीजें करी सीक्रेट सर्विस ने, डोनाल्ड ट्रंप की जो सुरक्षा पूरी देखती है सीक्रेट सर्विस, उसने कुछ ऐसी चीज करी जिसमें लोगों का दिमाग ठनका कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं आपको बताता हूं 2-3 बातें क्या हुई। ये The Secret Service urged President Donald Trump to fly out of Turkey on the old Air Force One instead of the newly retrofitted Qatari gifted plane out of an abundance of caution amid the escalation with Iran। यहां पे ईरान की तरफ से भी ऐसा सोशल मीडिया में र्यूमर था कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने या किसी सीनियर पॉलिटिशियन ने बोला है कि तुर्की ज्यादा दूर नहीं है और ट्रंप जो है हमारी जद में था, हम चाहते ट्रंप को उड़ा देते। ये सारी की सारी चीजें सोशल मीडिया पे घूम रही है कि इसने ये बोला, इसने, अब कितनी सच है नोबडी नोज, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जैसे ही इजरायलीज ने बोला, सीक्रेट सर्विस अपनी एक्शन में आ गया और सीक्रेट सर्विस ने बोला कि साहब एक तो वो जहाज है जो आपको कतर ने दिया था, नया वाला ब्रांड न्यू $400 मिलियन वाला, जिसपे फिर हमने $100 of million खर्च करे हैं, उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स लगाना, ये लगाना, वो लगाना, ऑल ऑफ दैट। और एक आपका पुराना जहाज है, आप एक काम करिए, ये नया जहाज है, ये सबकी नजर में रहेगा और सबकी नजर पे होगा, ईरानियों की भी नजर में होगा, लिहाजा आप एक काम कीजिए, चुपचाप इस जहाज को, जो नया जहाज है उसको उड़ने दीजिए, लेकिन आप आ जाइए पुराने जहाज के अंदर और इसके बारे में हम कुछ बता देंगे कि इसका नट स्क्रू कुछ ढीला हो गया या कुछ मेंटेनेंस का कोई तो भी स्टोरी हम उड़ा देंगे, आप इसमें निकल लो। और डोनाल्ड ट्रंप उस पुराने जहाज में निकल लिए यहां पर। अब यूएस ने इसके बारे में मना कर दिया, यूएस ने बोला कि कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं थी, लेकिन अलग अलग कैपेबिलिटी, ये चूरन बेच रहा है अमेरिका, ये पूरा का पूरा चूरन है, स्पेसिफिक थ्रेट थी, वरना ये कह रहे हैं कि पार्ट बाय डिफरेंसेस इन द प्लेन सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज, ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई थ्रेट नहीं थी, लेकिन दोनों प्लेन्स की कैपेसिटी में, कैपेबिलिटी में डिफरेंस है, इसलिए हमने उसको चूज करा पुराने वाले को। एक बात बताओ भाई, पिछले 2-4 दिन से तो नए वाले में ही घूम रहा है ट्रंप। आपने ये बोला कि पहला वाला ज्यादा सिक्योर था, जो नया वाला है वो इतना सिक्योर नहीं है, फिर आपने अलाउ कैसे कर दिया प्रेसिडेंट को अपने चढ़ने के लिए, अगर वो 100% वही कैपेबिलिटी और वही कैपेसिटी उसके अंदर नहीं है जो पुराने जहाज में थी। इट्स इम्पॉसिबल कि यूएस प्रेसिडेंट चढ़ जाए किसी जहाज के ऊपर जिसको 10 बार लोगों ने स्कैन ना करा और 100 बार एक एक उसका जो वायर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसके अंदर कोई भी सिस्टम, कोई भी प्लेटफॉर्म है, 100 बार उसको चेक करने के बाद तब जाके बोलेंगे ओके सर अब आप इस जहाज पे उड़ सकते हैं। तो ये तो अमेरिकन ने गोली दे दी यहां पे। अब माइक सेंट्रेला, सीक्रेट सर्विस का फॉर्मर हेड ऑफ फील्ड ऑपरेशन, इसने बोला कि जो हमारी एजेंसी है सिंपली डज नॉट टेक चांसेस व्हेन इट कम्स टू द प्रेसिडेंट सेफ्टी वेदर एट होम और अब्रॉड। हम कोई भी चांस नहीं ले सकते, हम कोई चांस ले ही नहीं सकते। जब राष्ट्रपति की सिक्योरिटी का मामला हो देयर आर नो चांसेस, हम 0 पर रखते हैं उसको। अब ये देखिए साहब, जब राष्ट्रपति तुर्की चले गए पुराने एयरफोर्स वन में टू लिंक अप विद द न्यू प्लेन इन इंग्लैंड, पैसेंजर्स ऑन द एयरक्राफ्ट आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप देयर विंडोज डाउन ड्यूरिंग द फ्लाइट। अब ये देखिए साहब, ट्रंप एयरफोर्स वन, पुराने एयरफोर्स वन में ट्रंप जाते हैं और उनको जाना है यूके, और यूके से उनको प्लेन चेंज करना है, ठीक है जी। लेकिन जो पुराने जहाज में डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिस जहाज में डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं पुराने जहाज में, उसके अंदर और भी पैसेंजर्स हैं। जाहिर सी बात है, जब प्रेसिडेंट जाएंगे तो पूरा क्रू जाएगा प्रेसिडेंट का, इट्स नेचुरल, प्रेसिडेंट का पूरा क्रू जाएगा। सबसे बोला खिड़कियां नीचे, शट डाउन ऑल विंडोज। According to flight data, the plane carrying the president did not turn on its tracker until it was over the Black Sea near Istanbul. इसने अपना ट्रैकर ऑफ कर दिया, आपको पता ही नहीं कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ये करना एयरफोर्स वन में, और फिर बोलना कि नहीं कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं थी तो हमने ऐसे ही कर दिया। ऐसे कुछ नहीं होता, इनको थ्रेट थी, इनको पता लग गया था कि ईरानी ट्रंप को मारने वाले हैं, लिहाजा ये लोग इस एक्शन पे आ गए। यहां पे दोस्तों नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है
और कभी भी ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं आएगा, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया 9 जुलाई को दोस्तों। और नेतन्याहू रिआइटरेटेड दैट इजराइल वुड नॉट बी अलाउड टू एक्वायर अ न्यूक्लियर वेपन। डील हो ना हो, डोनाल्ड ट्रंप माने ना माने, आप साइन कर दो ना साइन करो, इजराइल को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। इजराइल ने मन बना लिया है तो बना लिया है, कोई इजराइल को नहीं रोक सकता है। और बोला कि वॉर विद ईरान इज नॉट ओवर येट, ये नेतन्याहू ने बोला है। वांट दैट द न्यू चैलेंज आर इमर्जिंग, ही आल्सो सेड इजराइल वुड कीप इट्स फोर्सेस इन लेबनान एज लॉन्ग एज द नीड रिक्वायर्स। ये भी एक पॉइंट था और ये बड़ा मेन पॉइंट था दोस्तों, जो ईरान ने बोला था यूएस को कि अगर आप चाहते हैं कुछ हो तो आप इजराइल को बोलिए कि लेबनान खाली करे। इजराइल ने साफ मना कर दिया, इजराइल ने ट्रंप के मुंह पर मना कर दिया कि हम आपको बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इजराइल के जो शहरी हैं, जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं इजराइल के, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उनके सामान की, उनके घरों की, उनकी जान की, उनके माल की जो हिफाजत है, वो इजराइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बाहर का देश, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, वो हमें यह नहीं बता सकता कि तुम अपनी फौजें डालो या निकालो, वो हमारी मर्जी है। जब तक हमें ठीक लगेगा हम ये काम करते रहेंगे। ये 9 तारीख का है और वहां से 24 घंटे पहले इजराइल ब्रेसेस फॉर पॉसिबल रिन्यूअल ऑफ फाइटिंग एज टेंशंस माउंट। यहां पे इजराइल ने बोल दिया है कि ये पूरा मामला बहुत जल्दी एस्केलेट कर सकता है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जब हमें पता लगेगा कि जाना है तो फिर समय नहीं लगेगा, फट से our planes will take off, our missiles will take off and we will hit the targets as and when we get the green light. IDF has reportedly raised its level of readiness across the board, maintaining both defensive and offensive preparations। यानी कि डिफेंसिव में कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ हम अपने आप को कैसे बचाएंगे और किस तरीके से ईरान के अंदर जाके हमें कार्रवाई करनी है, दोनों के लिए IDF एकदम तैयार है। Report adds that IDF is maintaining a close coordination with US Central Command to ensure Israel is prepared for any sudden escalation and is not caught by surprise। तो जब भी escalation होगा, Israel is good to go। लेकिन दोस्तों, हमने आपको ये डेट बताई और ये डेट बताई, 8 जुलाई और 9 जुलाई। इन दोनों डेट्स को आप पहले इसके आप फ्रेमवर्क में देखिए। ये डेट है 23 अप्रैल 2026 की। इजराइल की मंशा तब भी यही थी। कहने की बात यह, आप देख रहे हैं ना, 9 तारीख, 8 तारीख, ना फॉरगेट अबाउट 8th and 9th। 23 अप्रैल का देखिए इजराइल क्या कहता है। वेटिंग फॉर यूएस ग्रीन लाइट टू रिटर्न ईरान टू स्टोन एज। इजराइल के मिनिस्टर हैं, उनका नाम इजराइल काट्स है, डिफेंस मिनिस्टर है। उन्होंने ये बोला 23 अप्रैल को, IDF is ready both defensively and offensively and the targets have been marked. We are waiting for a green light from the United States, first and foremost to complete the elimination of the Khamenei dynasty and additionally to return Iran to the dark age and the stone age by destroying key energy and electricity facilities and dismantling its national economic infrastructure। एक तो हम खमेनी के पूरे खानदान को मिटा देंगे, ये इजराइल कार्ड्स कह रहा है। ये देखिए, इजराइल कार्ड्स कह रहा है कि वी आर वेटिंग फॉर अ ग्रीन लाइट और कहता है कि टू कंप्लीट द एलिमिनेशन ऑफ द खमेनाई डायनेस्टी। ये बोला था। मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि आपको कॉन्टेक्स्ट एकदम क्लियर हो जाए कि कर कह रहे हैं ये। इजराइल ने ये बोला कि हमने बड़े जो खमेनी थे, अली खमेनी, उनको तो हमने मार दिया। अब है मुश्तबा खमेनी को भी मारना है। इनके खानदान के जितने लोग हैं, जो भी खमेनी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हम सबको साफ कर देंगे। एलिमिनेशन ऑफ द खमेनी डायनेस्टी, पूरी डायनेस्टी को हम समाप्त कर देंगे। एक बात। दूसरी चीज, ईरान का जो इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज एंड डिसमेंटलिंग इट्स नेशनल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ईरान को हम पाषाण युग में भेज देंगे, स्टोन एज में। किस तरीके से, देखिए साहब, साफ सीधी बात है। 90% ईरान का तेल जो है वो खड़ग आइलैंड से जाता है। आप सब लोग जानते हैं, 100 बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इतने बम मारो, इतने मिसाइल मारो कि खड़ग आइलैंड जो है वो बिल्कुल धुआं हो जाए, वहां पे कोई ना बचे, सब कुछ बर्बाद हो जाए। ये करना चाहते हैं। दूसरी चीज, इनकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दो, पूरे ईरान में बिजली ना हो। हर जगह जो भी इनके एनर्जी और ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, सबको खत्म कर दो, गैस फील्ड्स खत्म कर दो, सब कुछ खत्म कर दो कि ईरानियों को अचानक लगे कि हम तो 10,000 साल पीछे चले गए, कुछ है ही नहीं मॉडर्न, सब कुछ समाप्त हो गया। ये इजराइल का प्लान था और ये 23 अप्रैल 2026 को इजराइल कार्ड्स, जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल का, ये उसका बयान है। तो यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लड़ाई, अब देखिए ना, ये लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप इसको समझ नहीं पाया। इस लड़ाई को अगर कोई समझता है तो इजराइल समझता है और ईरान समझता है। इसके अंदर जो इमोशंस हैं, या तो इजराइल समझता है, ईरान समझता है। ये डोनाल्ड ट्रंप के बस का नहीं है। डील करता रहता है, डील, जैसे पता नहीं कोई कॉर्नर का कहीं प्लॉट खरीद रहा होगा गाजियाबाद में। इसके दिमाग में वही चलता है, मेरी डील हो जाए तो ये डील हो जाए।
भाई डील से नहीं होता है, खून के पैसे एक दूसरे के। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कहां कहां जो खमेनी की जो कॉफिन थी, उसका ताबूत था, उसको कहां कहां ले जाया गया है। खमेनी's coffin carried through Shia shrines as ceremonies held in Iraq। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ईरान है, ये इराक है। तो इराक के अंदर भी बहुत ज्यादा, मतलब जो अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, वो शियाओं की है इराक के अंदर भी। इराक हैज अ शिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन। तो हर जगह इनके ताबूत को ले जाया गया, इनकी कॉफिन को ले जाया गया, और कहते हैं कि ह्यूज क्राउड्स फिल द सिटी ऑफ नजफ फॉर द प्रोसेशन एंड इट वाज लेटर फ्लोन टू द सिटी ऑफ करबला। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे नजफ है और बिल्कुल इसके नॉर्थ चले जाइए तो करबला है। करबला वो जगह है दोस्तों जहां पे 680 में ये जो यजीद था, एक किंग था, तो उसने ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद हुसैन और उनकी पूरी फैमिली को, ये तकरीबन 72 लोग थे, और ये 72 थे, और जो यजीद था उसके हजारों लोग थे। तो ये जो 72 थे, इन्होंने हजारों के साथ लड़ाई करी और वहां पे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो आज भी करबला की लड़ाई को यह समझा जाता है कितनी खौफनाक लड़ाई रही होगी। करबला की जंग, वो क्या लड़ाई रही होगी जो करबला में युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, ये करबला। तो ये दोनों, नजफ और करबला, दोनों के दोनों शिया इस्लाम में बहुत, एक जिसको कहते हैं कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। कोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोम तो खैर एक शिया एजुकेशन सेंटर अपने आप में है, शिया फिलॉसफी का एक गढ़ है। और ये तेहरान, लेकिन मशाद भी रिलीजियसली बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे पैदा हुए थे अली खमेनी। तो जहां पे पैदा हुए थे वहीं पे इनको वापस दफनाया गया है। तो ये Khamenei's coffin arrived in Karbala, about 60 kilometers north of Najaf, for another funeral procession that ended at the shrine of Imam Hussein. His death in battle there in the 7th century cemented the schism between Shias and Sunni. तो इमाम हुसैन जो हैं, जिनके बारे में मैंने बताया, तो बैटल ऑफ करबला जो यजीद की फौजों के साथ हुई थी, बैटल ऑफ करबला, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था, ये देखिए ना, ये बहुत एक, ये जो फ्यूनरल प्रोसेशन गया है, राइट, नॉर्मली क्या होता है, आप ले जाते हैं किसी शख्स को, और जिसको भी आपको सुपुर्द खाक करना होता है, और जहां पे ले जाना होता है वहां पे गए, वहां पे जो भी रसूमात होती हैं वो कर कुरा के आपने खत्म करा वहां पे। जब आप करबला ले जाते हैं तो आप एक मैसेज दे रहे हैं। जो करबला है, करबला की रूह क्या है? वैसे तो जगह है, इट्स लाइक अ सिटी। करबला एक शहर है, और करबला एक मॉडर्न शहर है, राइट। उसमें सारी फैसिलिटीज हैं जो कि एक मॉडर्न शहर में होनी चाहिए। लेकिन करबला की रूह क्या है? इट इज द स्पिरिट ऑफ रेसिस्टेंस, कि 72 लोग और दुश्मन हजारों की तादाद में, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। सर कट जाएगा, सर झुकेगा नहीं, और हम लड़ते रहेंगे, हम स्ट्रगल करते रहेंगे। वो जो एक इमोशन है, दैट इज द सोल, द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, टू एम्ब्रेस सफरिंग स्माइलिंगली। मुस्कुराते हुए, जितना भी दर्द है, जितने भी जख्म है, उसको मुस्कुराते हुए सहना, झुकना नहीं यजीद के सामने, यजीद से लड़ना, क्योंकि यह सच्चाई की लड़ाई है। ये एक करबला की रूह है, और जिसको आज भी याद किया जाता है। आज भी आप लखनऊ चले जाइए, आप और जगह चले जाइए, तो आपको पता लग जाएगा। जब आप बात करेंगे लोगों, खासतौर से जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे आप बात करेंगे, कश्मीर में चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कि इसकी रूह क्या है करबला की। इट इज अबाउट सैक्रिफाइस, इट इज अबाउट वैलर, इट इज अबाउट रिमेनिंग फर्म and adhering to your principles even in the face of extremely grave threats, existential threats के अलावा। तो ऐसा ईरान अपने आप को देखता है, राइट। ऐसा ईरान अपने आप को देखता है कि जिस तरीके से इमाम हुसैन करबला में लड़े थे, उस तरीके से ईरानी आज की तारीख में लड़ेंगे। यानी कि अगर आप ईरानी सोशल मीडिया ट्रैक कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एक जमाने में जो यजीद था, वो आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप है। That is what Irani social media is saying, and they are talking in these terms. अगर आप उनको मॉनिटर करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये कॉन्टेक्स्ट है। अब दोस्तों, यहां पे मशाद में अली खमेनी को यहां पे दफनाया गया है। ये मशाद है, और आप यहां से बिल्कुल अगर ऊपर देखते हैं तो ये तुर्कमेनिस्तान है, ये, राइट। सो दैट इज सेंट्रल एशिया।
उस तरफ सेंट्रल एशिया है। और मशाद में इनको क्यों दफनाया गया, हाँ इनका जन्म हुआ था वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पे मशाद ऑक्यूपाइज एन अनपैरेलल्ड प्लेस इन 12th Shia Islam. It is home to the sacred shrine of Imam Raza, the burial place of Ali ibn Musa al-Rida, the 8th Imam revered by Shia Muslims. According to Shia belief, Imam Raza was poisoned in the early 9th century in the region of Khorasan. His burial transformed the city into one of the greatest pilgrimage destinations in the Islamic world. तो ये कह रहे हैं कि इसकी जहां जहां पे इनकी कॉफिन को ले जाया गया, जहां जहां, चाहे ईरान के अंदर चाहे इराक के अंदर, वो सारी की सारी जो शिया रिलीजियस इमोशंस जिसके साथ जुड़े हुए हैं, पूरा का पूरा जिसको एक दिल से जो जुड़त है, वहां पे ले जाया गया है। और लोग लाखों दर लाखों की, मिलियंस, मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो लोग कह रहे हैं कि मिलियंस आए, दसियों लाख लोग वहां पे आए हैं लास्ट रिस्पेक्ट देने के लिए खमेनी को। तो यह हुआ है दोस्तों कि हमने शुरू करा किस तरीके से पता लगा कि ईरान जो है वो मारना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप को। और यहां पे आप बेरियल देख सकते हैं किस तरीके से ताबूत ले जाए जा रहे हैं। मैंने समझाया था जो आज का कैप्सूल था, मैं कैप्सूल का जो लिंक है वो मैं छोड़े जा रहा हूं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिएगा जो IRGC बनी, मैंने डिटेल में समझाया है, मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूं 1 मिनट में। जो IRGC बनी थी ना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसके चार्टर में कई सारी उसकी ड्यूटीज थी। आप देश को प्रोटेक्ट करेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर की आर्मी नेवी एयरफोर्स सब उसकी भी थी। एक पैरेलल आर्मी नेवी एयरफोर्स ईरान में आर्म्ड फोर्सेस की थी, लेकिन उनका पहला काम था टू प्रोटेक्ट द रेजिम। खमेनी है, खमेनी की हिफाजत करना, रेजिम की हिफाजत करना, ये उसका कोर प्रिंसिपल था, कोर काम था। और उनके वॉच में, अंडर देयर वॉच, खमेनी वाज किल्ड इन द जॉइंट बॉम्बिंग बाय इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर ये लोग हाथ मिला लेते हैं ट्रंप से, अगर ईरान हाथ मिला लेता है ट्रंप से भाई, और अगर ईरान ये कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम चलो जो भी हुआ सो हुआ, कहानी खत्म करो, हम आपसे हाथ, तो आप किससे हाथ मिला रहे हैं? आप उससे हाथ मिला रहे हैं जिसने जनरल कासिम सुलेमानी को मरवाया था डायरेक्ट ऑर्डर देके। आप उससे हाथ मिला रहे हैं जिसने सुप्रीम लीडर अली खमेनी को मरवाया था डायरेक्ट ऑर्डर देके। और ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर कभी इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसीलिए आपको ये दिखता है ना कि इनके प्रेसिडेंट, इनके पार्लियामेंट के स्पीकर, इनके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं हॉर्मुज खुला रहेगा, और 2 दिन के बाद गोली चल जाती है, वहां पे मिसाइल फायर हो जाती है। क्यों? क्योंकि मिलिट्री पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, और उनका सिर्फ एक बॉस है। उनका बॉस ईरान का प्रेसिडेंट नहीं है, उनका बॉस मुश्तबा खमेनी है। मुश्तबा खमेनी कौन है? जिसके बाप को, जिसके बच्चे को, जिसकी बीवी को, जिसके खानदान को साफ कर दिया था। ये जो चल रहा है ना, ये पावर स्ट्रगल चल रहा है ईरान के अंदर, और ये पावर स्ट्रगल अभी सिर्फ जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में नहीं चल रहा है, वो एक है पर सिर्फ वो नहीं है। आज की तारीख में ईरान के अंदर जो पावर स्ट्रगल चल रहा है, जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वो चल रही है एक्सट्रीमिस्ट और हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। ये लड़ाई चल रही है दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।